हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका सब्जेक्ट है साइंस और आपकी साइंस की बुक है प्रोग्रेसिव साइंस। तो आज हम साइंस की बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बुक का पेज नंबर 5 ओपन करेंगे और पेज नंबर 5 पर है हमारा लेसन 1 सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत। भोजन हमें कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, ये सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है और इसमें बताया गया है कि भोजन हमारे लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है। भोजन हमारी लाइफ के लिए नेसेसरी है, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि भोजन हमें एनर्जी देता है फॉर मूवमेंट एंड जो हमें एनर्जी और जोश देता है, जिससे कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने कामों को कर पाते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं। इसी तरह से नीचे बताया गया है कि फूड यानी कि हमें मतलब भोजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी इससे मिलती है। ये हमारी शरीर की ग्रोथ और रिपेयरिंग करता है और हमें बीमारियों से बचने की क्षमता प्रदान करता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव को खाने के मतलब खाने किस किस स्रोत से मिलता है, भोजन किस किस स्रोत से मिलता है। भोजन के स्रोत क्या हैं मानव के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं प्लांट्स, क्योंकि दो ही स्रोत हैं मानव के लिए, दो स्रोत हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट से हमें कैसे मिलता है भोजन, किस रूप में मिलता है। सबसे पहले है यहाँ पर सीरियल क्रॉप्स, यानी कि फसलें, अनाज वाली फसलें। तो अनाज वाली फसलें सबसे मेन सोर्स है फूड का, और ये शुरू से अंत तक, यानी कि जब से जीवन शुरू हुआ है तब से अब तक सबसे बड़ी सोर्स रहा है फूड का। इसमें जो फसलें आती हैं जैसे कि राइस और मेज है, उनको हम उनकी नेचुरल फॉर्म में ही फूड के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे व्हीट और राई है, यानी कि गेहूं और राई और अदर जो सीरियल्स हैं, उनको कुछ को हम आटे के रूप में फूड के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि उनको पीस कर। इसी तरह से फिर आ जाती है रूट क्रॉप्स, यानी कि जड़े वाली जो फसलें होती हैं। इनमें मेनली सब्जियां आती हैं, यानी कि वेजिटेबल्स आती हैं, और इनमें स्टार्च और एनर्जी बहुत ही लार्ज मात्रा में, मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनमें आती हैं सब्जियां जैसे कि येम, कसावा, स्वीट्स, टर्निप्स, कैरेट्स, रेडिश, बीटरूट, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। जो यहाँ पर जो मेन सब्जियां हैं जो हमारे यहाँ भी अवेलेबल हैं, उनकी यहाँ पर ऊपर हिंदी लिखी हुई है, आप इजीली देख सकते हैं। जैसे कि येम माने अरबी, टर्निप्स माने शलजम, रेडिशेस माने मूली, बीटरूट मतलब चुकंदर। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर दी गई हैं स्टेम क्रॉप्स, यानी कि तने वाली सब्जियां जिनमें तना होता है, तने वाली क्रॉप्स, तने वाली फसलें जिनमें तना होता है। तो इनमें भी वाटर जो है और वाटर मिनरल्स, ये सब कुछ भरपूर मात्रा में होते हैं, और इसके अंदर आती हैं जैसे कि जिंजर, टर्मरिक, ऑनियन, गार्लिक, शुगर केन यानी कि गन्ना, ये सब कुछ स्टेम वाली फसलों के अंदर आता है। आगे चलते हैं लीव्स, यानी कि पत्तियां कैसे हम यूज़ करते हैं खाने के रूप में, भोजन के रूप में। तो पत्तियों वाली सब्जियां आप जैसे कि जानते हैं, पालक, मेथी, गोभी, ये सब पत्ते वाली सब्जियां हैं, वो भी इसी के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं फ्लावर्स की तरफ। तो फ्लावर्स हैं हमारे जैसे कि कॉलीफ्लावर है, कचनार है, सेमाल है, ये सब कुछ फ्लावर क्रॉप्स के अंदर आता है। गुलाब की पत्तियों को भी हम बहुत सारे भोजन या व्यंजन के रूप में यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं फ्रूट्स तो आप जानते ही हैं फ्रूट्स क्रॉप्स क्या होती हैं। फसलें कौन सी, फल वाली फसलें। फल वाली फसलों में बादाम, पहाड़ी बादाम, आलू बुखारा, सेब, मैंगो, गवावा, बनाना यानी कि केला, अमरूद, ये सब कुछ इस जितने भी फल हैं वो इसके अंदर आते हैं। फल आप जानते हैं कि हमारे भोजन की में बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनमें जो है पानी की मात्रा भी बहुत अच्छे से होती है और बाकी विटामिन भी बहुत सारे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि मुख्यतः हमारे भोजन की पूर्ति करने के लिए ही की जाती है। इसमें
टी, कॉफ़ी, ऑरेंज, कोकोनट, ये सब कुछ मतलब इन सब की खेती इसी के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट से हमें कैसे फूड मिलता है, और अब है एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी कि एनिमल से क्या क्या प्रोडक्शन हम फूड के लिए करते हैं, अपने भोजन के लिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है लाइव स्टॉक, यानी कि पशुपालन। तो पशुपालन से आप समझते हैं कि जो गाय, भैंस, इन सबको पाला जाता है वो पशुपालन के अंदर आता है, और एक ये बहुत बड़ा व्यवसाय भी है जिसमें जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क देते हैं, और मिल्क हमारी डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक प्रॉपर डाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और इसमें शिप और गोट भी पाले जाते हैं। जितने भी दूध देने वाले एनिमल्स हैं वो पशुपालन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज हमारा पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन भी हमारा एनिमल्स की जो है उस एनिमल्स प्रोडक्ट के अंदर आता है, क्योंकि मुर्गी पालन में वो पशु पाले जाते हैं, मेनली वो पशु पाले जाते हैं जो हमें एग देते हैं, जैसे कि मुर्गी, हैन, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। और आगे आता है फिशरी। फिशरी जो है ये है मछली पालन। मछली पालन हमारे जो है बहुत बड़ा मतलब व्यवसाय भी है। हम जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर मछली पालन बहुत ही बड़ा व्यवसाय भी है, और उनके मतलब भोजन का मुख्य स्रोत भी यही है। मेन सोर्सेज ऑफ फूड भी वहाँ पर मछली पालन ही है। तो जैसे कि शार्क लिवर ऑयल एंड कोड लिवर ऑयल आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी। तो इनमें जबकि क्योंकि आप जानते हैं मछली में विटामिन भी बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और कुछ जैसे कि इसमें बताया गया है उनमें विटामिन ए और डी भरपूर मात्रा में होता है। आगे है सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स। दूसरे जानवरों के लिए फूड का स्रोत यहाँ पे बताया गया है। तो फूड के आधार पर यहाँ पर 3 कैटेगरी में जानवरों को डिवाइड किया गया है, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए केवल प्लांट पर डिपेंड होते हैं, यानी कि वो केवल प्लांट मटेरियल ही खाते हैं, जैसे कि डियर, रैबिट्स, कैटल्स, इस तरीके के जो जानवर हैं वो हार्बीवोर्स के अंदर आते हैं। कार्निवोर्स के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाकर, यानी कि दूसरे जानवरों के मांस पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, जैसे कि सील्स, वॉलरसेस, ठीक है ना, हाइनास, ये सब कुछ इसके अंदर आता है। लकड़बग्गा, दरियाई घोड़ा, नेवला, भेड़िया, वॉल्व्स, है ना, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है, या फिर मतलब उनको कहा जाता है, उन जीवों को कहा जाता है जो प्लांट और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, यानी कि दूसरे प्लांट और दूसरे एनिमलों पर ही डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। दोनों पर, प्लांट भी मटेरियल भी वो खाते हैं और दूसरे एनिमल्स पर भी अपने फूड के लिए डिपेंड्स रहते हैं, जैसे कि बियर्स, रैट्स, ये सब कुछ ओमनिवोर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स से आप क्या समझते हैं? स्कैवेंजर्स मतलब अपमार्जक, ऐसे एनिमल्स या जीव जो दूसरे एनिमलों यानी कि डेड एनिमलों से या फिर एनिमल वेस्ट पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, यानी कि वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, या फिर जो जानवरों के वेस्ट हैं जैसे कि डंग, उनको खाकर अपना मतलब पेट भरते हैं और उसी को अपना फूड बनाते हैं। तो जैसे कि इसमें वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। चील, सियार, भेड़िया, ये सब कुछ इसके अंदर ही आते हैं। बाद में आता है डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, ये है कि हमारे जो मतलब जो बॉडी है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और जो उसका एक रेट होता है उसको कहते हैं बेसल, उसकी एक जो दर होती है उसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट्स। तो यहाँ पर टू डिटरमाइन योर BMR, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 1 कैलोरी
per kilogram per hour by your mass in kilogram and multiply in 24 hours. This will give you basal metabolic rate in calories. Example, suppose your mass is 50 kilogram, then your BMR would be 1 calorie into 50 kilogram into 24 hours equal to 1200 कैलोरीज। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको अपना BMR निकालनी है तो आपको अब 1 कैलोरी पर किलोग्राम पर आवर की मल्टीप्लाई करनी होगी अपने वेट से और 24 आवर्स से। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो टोटल कैलोरीज आ जाएंगी, वो आएगी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी। मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जो भोजन है उसकी क्वालिटी, भोजन की जो मतलब विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको मेंटेनेंस यानी कि उनको बनाए कैसे रख सकते हैं जिससे कि वो नष्ट ना हो, किन कारणों से वो नष्ट हो जाते हैं और कैसे हम उनको मतलब मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया गया है मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी मीन्स दैट ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड टू डू कंजप्शन शुड बी हाइजेनिक। यहाँ पर बताया गया है कि खाने को हम किस प्रकार से बनाएं कि जिससे कि जो वह स्वास्थ्यकर बना रहे, उसकी जो मेंटेनेंस है वो जो उसकी क्वालिटी है वो खराब ना हो। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं जैसे कि स्टोरेज, हैंडलिंग, क्लीनलीनेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेस एंड लास्ट इज कुकिंग। तो स्टोरेज में बताया गया है कि हमें खाने को स्टोर कैसे करना चाहिए। कुछ जो फूड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कुछ दिनों मतलब कुछ घंटों में ही खराब हो जाते हैं, तो ऐसे फूड्स को हमें बहुत ठंडी जगह यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना चाहिए उन्हें रखने के लिए। जबकि जो कुछ हमारे फूड्स होते हैं जैसे कि सीरियल्स, अनाज है हमारे, उन्हें आप कुछ दिन तक भी बिना रेफ्रिजरेटर के बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं। तो आपको ये इसमें बताया गया है कि कुछ फूड जो होते हैं उनको ज़्यादातर ऐसे वाटर वाले फूड होते हैं जिनमें वाटर होता है, वो थोड़े मतलब घंटों तक ही या कुछ 1-2 दिनों तक ही चल पाते हैं, बाकी वो बाद में खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट इज आता है हैंडलिंग। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमें फूड की हैंडलिंग कैसे करनी है, बिल्कुल उसे हाइजीन रखना है, स्वास्थ्यकर रखना है जिससे कि वो खराब ना हो और हमें कोई बीमारी ना हो पाए, क्योंकि यदि हम कुछ खराब खाना खा लेंगे तो हमें तुरंत ही कुछ ना कुछ हमें मतलब डिसीज होने लगती है। ठीक है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर खाना रखा हुआ है वहाँ पर मतलब छींकने और खांसने से दूर रहें, वो उससे खाना मतलब टच ना हो पाए। आगे है क्लीनिनेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेस। यहाँ पर बताया गया है कि खाना बनाते वक्त आपको क्या सफाई रखनी है, कैसे सफाई रखनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि खाना बनाते हुए भी यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर खाना बन रहा है वहाँ का प्रॉपर प्लेस एकदम साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल भी वहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो किचन है उसके जो गेट हैं वो मतलब इस तरीके के होने चाहिए कि कोई भी उसमें जो इंसेक्ट है या फिर रैट, ये सब जो हमारे छोटे जानवर हैं ये अंदर एंट्री ना कर पाए। तो इस तरीके से हमें सैनिटाइजेशन का फुल मतलब पूरा ख्याल रखना चाहिए जिससे कि मक्खी मच्छर भी वहाँ पर एंट्री ना कर सके। आगे आता है कुकिंग। कुकिंग के प्रोसेस को बताया गया है कि जब कुकिंग की जाती है तो लगभग 40%, जैसे दाल है तो दाल के 40% जो विटामिन हैं वो खत्म हो जाते हैं जब वो उसको हम वॉश करते हैं। तो दाल को मतलब इतना ज़्यादा भी वॉश नहीं करना चाहिए कि सारे विटामिन जो हैं धोने में ही मतलब वॉश करने में ही निकल जाएं। इसी तरीके से हमें खाने को ओवर कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 70% जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो कुकिंग करते वक्त यानी कि पकते वक्त, जब सब्जियां पकती हैं उस टाइम निकल जाते हैं। तो ओवर कुकिंग करने पर भी हमें मतलब विटामिन हमारे कहीं नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ओवर कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए। और जैसे कि फ्लैश वगैरह है, यदि ये मतलब
हाफ कुक्ड रह जाता है, अगर कच्चा रह जाता है तो ये भी हमारी जो बॉडी है उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जिससे कि हमें बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती हैं। तो ना ही तो ज़्यादा हमें ओवर कुक करना चाहिए और ना ही हाफ कुक यानी कि ना ही कम पकाना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे हम मेंटेन्स रख सकते हैं फूड की क्वालिटी को, जिससे कि हमारे शरीर को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जो भी फूड हम ले रहे हैं उनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन इस तरीके से कंप्लीट होता है। इस लेसन की एक्सरसाइज वर्क की फोटो आप सभी को सेंड कर दी जाएगी फिल करके। सबसे पहले इसमें बुक में आपको टिक द करेक्ट करने हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ये दोनों चीजें, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग, ये तीनों चीजें आपको बुक में ही फिल करनी है। और इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, आपको इनके प्रॉपर नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। वो आपको साइंस की कॉपी बनाकर उसमें करने हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।